नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज इन विच वी आर एनालाइजिंग दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। और हमारी इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम 2 के चैप्टर 3 के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स, रिगार्डिंग यूपीएससी मेंस, विच डील्स विद द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ आर इकोनॉमी। अब इस इकोनॉमिक सेक्टर को पढ़ाने के पहले मुझे आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। यहाँ पे कुछ अकाउंट्स के बारे में जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो करंट अकाउंट सरप्लस लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इवेंट्स हमारी इकोनॉमी में ऐसे हुए थे ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक जो हिस्टोरिक मूवमेंट बन जाते हैं, राइट। हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 17 ईयर्स के बाद में ये सिचुएशन हमारे सामने आई कि हमारा करंट अकाउंट जो हमेशा डेफिसिट में रहता है, नियर अबाउट 1.5 to 2% ऑफ जीडीपी, वो पहली बार सरप्लस में चला गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में सबसे पहले हम इस इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल जो होते हैं हमारे यहाँ, उसको कैसे अकाउंट करते हैं, मैं पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसमें सबसे पहली जो हमको टर्म समझनी पड़ेगी वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको जानते होंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। अब जैसा कि हमने देखा कि ये रिकॉर्ड है, तो अगला सवाल होता है कि ये रिकॉर्ड किसका है, राइट। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि ये जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये उसका रिकॉर्ड है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड जो है ये किसके बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं बिटवीन द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। और अगेन जैसा हम जीडीपी में डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेम डेफिनेशन वही है, एक साल के अंदर अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए। इतनी आसान सी बात थी। तो चलिए, अब ये तो हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात। अगर इसका मैं आपको ट्रेंड बताना चाहूँ, पास्ट में क्या ट्रेंड रहा है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो 2017-18 की अगर मैं बताऊं आपको, 17-18 का अगर हम ट्रेंड देखने की कोशिश करें तो ये $43 बिलियन रहा था, मतलब कि ये पॉजिटिव में रहा था, राइट। उसके बाद 2018-19 की बात करें तो उसके बाद नेगेटिव हो गया $3 बिलियन। 2019-20 की बात करें तो $59 बिलियन हो गया, फिर पॉजिटिव। और वापस से अगर हम 2020-21 की बात करें तो $60 बिलियन अगेन पॉजिटिव हो गया। मतलब 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड हमको नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेंड पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट जो होते हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं। एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इससे ये चीज आपको समझ में आएगी कि हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में क्यों रहता है। तो करंट अकाउंट को अगर मैं और आसान भाषा में समझाना चाहूं तो इसको दो डिवीजन में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है इस अकाउंट का विजिबल पार्ट। बेसिकली बहुत ही आसान भाषा में विजिबल पार्ट वो पार्ट होता है या वो ट्रेड होता है जिसको आप देख पाते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मर्चेंडाइज ट्रेड लिख दूं या गुड्स का ट्रेड लिख दूं, तो क्या आप उनको देख पाते हो? आप बोलोगे हाँ, तो बस वही विजिबल पार्ट हो जाता है, राइट। इसी के साथ साथ अब आपको यह पता होगा कि वी आर द नेट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, जिसके लिए हमको पे करना पड़ता है। फिर हम लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारा जो विजिबल पार्ट है ट्रेड वाला, इस ट्रेड को डेफिसिट बना देती है। आपको बात समझ में आ रही है? और अगर ये समझ में आ रहा है तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि कोविड पेंडेमिक के कारण हमने ऑयल परचेज बहुत कम करा, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया होगा, ये पॉजिटिव में गया होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम ट्रेड या फिर विजिबल पार्ट में और आसान भाषा में आप समझ पा रहे हो, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। आई होप कि आप पूरी तरीके से समझ रहे हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे ऑफ कोर्स विजिबल के बाद इनविजिबल पार्ट भी तो लेना पड़ेगा ना, इसको छोड़ थोड़ी सकते हो आप। तो ये इनविजिबल पार्ट क्या है, जिसको आप नहीं देख सकते, जैसे सर्विसेज। अब आपको ये भी पता होगा कि वी आर द नेट एक्सपोर्टिंग इन दिस प्रोडक्ट दैट इज सर्विसेज। इसी के साथ इनकम, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं, मतलब इनकम हम कितनी तरीके से कर पाते हैं, यहाँ पे ये देखा जाता है, जिसमें हम नेगेटिव में रहते हैं। क्यों? इस नेगेटिव के कुछ क्योंकि कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट्स, मतलब कि हमारे लोग बाहर जाके ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट का मतलब काम कर रहे हैं, बिजनेसेस को ओपन अप कर रहे हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे यहाँ ऐसा कर पा रहे हैं। तो देखने में आता है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पे ज़्यादा काम करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर इंटरेस्ट, अब यहाँ पे हम लोग क्योंकि ज़्यादा लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि इंटरेस्ट में भी हम नेगेटिव में रहेंगे। और आखिरी में ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब कि इसमें रेमिटेंसेस आ जाते हैं। इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द होल वर्ल्ड। डोनेशंस, आपने सुना होगा नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो कंट्रीज एक दूसरे की मदद करती हैं, डोनेट करती हैं, गिफ्ट देती हैं एक दूसरे को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांसफर्स में आती हैं और इन होल ये हमारा इनविजिबल का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक अकाउंट की बात हो गई। अब अगर जल्दी से दूसरा अकाउंट की बात करने की कोशिश करें तो कैपिटल अकाउंट आता है। अब कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आता है वो मेजरली कहाँ से आता है? वो आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। हम जानते हैं कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आता है, राइट। जैसे बाहर की कोई हुंडई, वोल्क्सवैगन अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालती है तो उसको आप क्या समझते हो? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा कैपिटल इनफ्लो हमारा मेजरली होता है FPI से, जिसको आप FII भी समझ सकते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब ये जो हैं ये आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हॉट मनी बोला जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी इन्वेस्ट भी कर देते हैं और बहुत जल्दी निकाल भी लेते हैं। इनका होल सोल जो तरीका रहता है काम करने का वो बेस्ड रहता है ऑन मार्केट सेंटीमेंट्स, राइट। जहां इनको लगता है कि प्रॉफिट एकदम तुरंत से निकाला जा सकता है वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी के साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, आपको पता होगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू भी हमारे यहाँ जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो इसमें बोरो करती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, राइट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसी के साथ में हम लोग बहुत सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेते हैं, तो यहाँ पे वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं हम ट्रेंड की बात करें तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है ना वो सरप्लस होता है, बिल्कुल उसी तरह जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। यहाँ पे मैं डेफिसिट लिख देता हूँ, इन जनरल की बात चल रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा ट्रेंड बदला था, ये जो हम पॉजिटिव में चले गए थे, ये तो एक एक्सेप्शन हो गया ना एक तरीके से, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये आप समझ सकते हो कि हमारा जो ये सरप्लस है कैपिटल अकाउंट का, ये फंड करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को। यहां पे आपने ये चीज समझी। और दूसरा पॉइंट जो आपको मैं यहां पे दूंगा करंट अकाउंट सरप्लस का, ये 17 ईयर्स के बाद में, डेट इज आफ्टर 2003, ये हिस्टोरिक मोमेंट हमको देखने को मिला जब हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला गया। खैर, अब बात आती है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव कब जाएगा और पॉजिटिव कब जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जब चाहता है जब करंट अकाउंट डेफिसिट जैसा होता है हमारा वो ज़्यादा हो जाए कैपिटल अकाउंट सरप्लस के, कैपिटल अकाउंट सरप्लस के। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव जब हो जाएगा जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाए, या मैं बोलूं कैपिटल अकाउंट सरप्लस हमारा ज़्यादा हो जाए, आउटवे कर दे किसको? करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो इस तरीके से हमारा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिज़ाइन होता है और इसी तरीके से
हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था इस ट्रेड के थ्रू चीज़ों को, ये वाला, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव होता है, राइट। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इन ऑल नेगेटिव आता है, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल है ये हमारा भले ही पॉजिटिव में भी चला जाए, और जो कि पॉजिटिव में रहता भी है, मगर इसकी नेगेटिविटी जो है किसकी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, वो इतनी ज़्यादा रहती है कि वो इसको भी आउटवे कर देता है। तो हमारा इसी कारण से करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता है। तो आपने कुछ चीज़ें समझी मेरे साथ कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है, जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर में इस बार के क्या क्या ट्रेंड्स रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ गुड्स का जो ट्रेड है इन द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ 2020 ये 20% कम रहा था 2019 से। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसा हमने देखा था और कंपेयर किया था पिछले लेक्चर्स में 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से, मैंने आपको ये बताया था कि वहां पे भी किस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। मगर क्योंकि अब इस क्राइसिस से भी अगर हम पहले के 5 मंथ देखें 2020 कोविड पेंडेमिक के, तो वो इससे भी वरीसम और इससे भी ग्रूसम रहे हैं, और इसी कारण से यहाँ पे जो 20% का फिगर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद कुछ जो फॉल के प्रेडिक्शंस हैं वो आपको पता है कि WTO डेट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारे लिए करती है। यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल 2020 में प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड का मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो 13 से 32% तक 2020 में गिरेगा। मगर लॉकडाउन के थोड़ा ईज होने के बाद में जैसा ही उनको लगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपना जो ये एस्टिमेट है उसको रिवाइज करा और अक्टूबर 2020 में नया फोरकास्ट करके बताया कि अब सिर्फ 9.2% वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड के वॉल्यूम में कमी आने वाली है। इसी के साथ अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, ये हमसे पूछा जाता है, जिसका जवाब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। अब इसने क्या प्रेडिक्ट किया था, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2020 में 4.4% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड के वॉल्यूम में। मगर इन्होंने भी अगेन इसको रिवाइज करते हुए फाइनली यहाँ पे ये बताया, जो इन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था उससे इन्होंने भी डाउनग्रेड करा। मगर मुद्दे की बात ये है यहाँ पे जानना इज टू कंपेयर द एडवांस्ड इकोनॉमीज विद द इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज। जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि इस कोविड बेसिकली हमने हेल्थ में देखा था कि किस तरीके से जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं दे वर हैम्पर्ड बाय दिस पेंडेमिक मच हार्डर देन अस, और आई शुड से इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो क्योंकि इस पेंडेमिक ने उनको ज़्यादा हिट करा तो उनकी इकोनॉमी भी उतनी ही ज़्यादा हिट हुई थी।
तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपके सामने आता है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है इनमें जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, क्या वो ज़्यादा है, और क्या यहाँ पे जो ट्रेड वॉल्यूम है वो ज़्यादा कम हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ईएमडीज। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ है। तो ये हमारे नोशन को पहली बार बदल रहा है, क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो हैं वो पुअर परफॉर्म कर रही हैं देन द इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज। जिस चीज़ को यहाँ पे आप ग्राफ्स के थ्रू भी जो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है उसको आप देख सकते हो। हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है तो हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बढ़ रहे हैं आगे और हम यहाँ पे उस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे जो अभी हमने देखा कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो हैं वो कैसे ज़्यादा डिक्लाइन देख पा रही हैं एक्सपोर्ट्स में। जैसा आप देख सकते हो स्टीपेस्ट डिक्लाइन एडवांस्ड इकोनॉमीज का देखने को मिला एक्सपोर्ट्स में 12.9% और इंपोर्ट बाय 10.8%। वहीं जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि हम पहले बीच वाले की बात कर लेते हैं ईएमडीज की, क्योंकि हमने अभी यही देखा है। यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपोर्ट्स में इनका कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हुआ है बजाय कि एडवांस्ड इकोनॉमीज के। देखो कितना हुआ था एडवांस्ड इकोनॉमीज में 12.9%, हमारा सिर्फ कितना हुआ 7.6%। वहीं जो इंपोर्ट है वो हमारा लगभग एडवांस्ड इकोनॉमीज के जितना ही है, इनका 10.8 है, हमारा 10.1 है। तो फर्क कहाँ आया कि हमने एक्सपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम किया, मतलब हमने एक्सपोर्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद अब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस की देखें तो वो दिखता है हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं पूरी तरीके से। यहां पे इनका जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो तो सिर्फ 2.4% ही हुआ, मतलब कि दे हैव आउट परफॉर्म इन एक्सपोर्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज। और इंपोर्ट्स की बात करें तो इनका तो इंपोर्ट भी हमसे कम था, दैट इज 9.6%, और एडवांस्ड इकोनॉमीज से भी कम था। तो यहां पे अब इन कंट्रीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन। तो ये है वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, और ये सारी कंट्रीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यही चीज आपको इस ग्राफ में शो कर रहे हैं लोग, ठीक है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे अगेन। फिर हम प्रोडक्ट्स की बात करने की कोशिश करेंगे अभी कि किस प्रोडक्ट ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में जो ट्रेड पे इम्पैक्ट डाला वो भी अलग अलग था और सिग्निफिकेंट था। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड एवरेज में कम फॉल हुआ बजाय कि अदर प्रोडक्ट्स के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें इसको कंपैरिजन में लेके फ्यूल्स और माइनिंग प्रोडक्ट्स से, तो आप जैसा देख सकते हो इसमें जो फॉल देखने को मिला वो -38% का था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैज परफॉर्म वे बेटर देन दीज प्रोडक्ट्स। इसी के साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा इस पेंडेमिक के टाइम पे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स जिसमें कि स्मार्टफोन आता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर यहाँ पे देखने को मिला तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा। उसके बाद एक और क्वेश्चन प्रीलिम्स का आपके सामने आपको दिखना चाहिए कि आईएमएफ की एक और रिपोर्ट आती है, डेट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जहां पे नियर टर्म जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में रिस्क होती है उसको बताया जाता है। तो खैर आपको सिर्फ वहां पे इतना ही ध्यान रखना था। अगर हम इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो यहाँ पे ये लोग मेजरली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कमोडिटी एक्सपोर्ट्स पे, रेमिटेंसेस पे और टूरिज्म पे फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस अर्निंग्स। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पेंडेमिक के बाद ये सारी चीज़ें इनको हैम्पर करी, या इन सारी चीज़ों के कारण इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा, क्योंकि रेमिटेंसेस कम हुए, टूरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया, नॉन इसेंशियल एक्टिविटी याद होगा आपको, हमने पहले भी पढ़ा था। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे पर्टिकुलर इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कि ये किस तरीके से रहा। तो यहाँ पे हम अगर अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंपेयर करें तो हमारे जो इंपोर्ट्स में डिक्लाइन आया उसने आउटवे करा व्हाट वी हैव एक्सपोर्टेड। मतलब अगर हम पहले 100 रुपये का इंपोर्ट करते थे तो अब हमने 80 रुपये का ही इंपोर्ट करा। वहीं एक्सपोर्ट में दो वी हैव नॉट परफॉर्म वेरी वेल और वी हैव नॉट इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट वेरी मच, बट देन टू वी हैव मेंटेन्ड अ कांस्टेंट लेवल इन आवर एक्सपोर्ट्स। तो इस कारण से इंपोर्ट कम हो जाने के कारण हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो अच्छा हुआ। जैसा कि आप देख भी सकते हो कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो है तो नेगेटिव में, मतलब है तो अभी भी कमी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये लॉकडाउन का इफेक्ट है और ये आपको दो चीजें दिखा रहा है।
ये जो ग्रीन में है ये आपको इंपोर्ट दिखा रहा है, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा कम हुआ, और एक्सपोर्ट जो है ये आपको ये वाली कंडीशन दिखा रहा है। तो ये जो ओवरऑल फैक्टर है इसने टोटल ट्रेड डेफिसिट को कम कर दिया, मतलब ट्रेड डेफिसिट अभी भी है मगर ट्रेड डेफिसिट को कम कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो वापस से अब कि अब सिर्फ 9.8 बिलियन डॉलर है यूएस डॉलर, एज कंपेयर टू जो 49.2 यूएस बिलियन डॉलर था Q1 के लास्ट ईयर में, राइट। ये वापस से देखो, ये 2020-21 का Q1 है और ये 2019-20 का Q1 है। तो यहाँ पे था -49.2, जो कि यहाँ पे कितना रह गया, -9.8। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। मगर फिर अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको फिर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और ये कैसे हुआ, जैसे ही लॉकडाउन का इफेक्ट खत्म हुआ हमारा ट्रेड डेफिसिट फिर से बढ़ने लग गया। इसके अगर वैल्यू में बताऊं तो यहाँ पे आप जैसे देख भी पा रहे हो अप्रैल दिसंबर की यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो वो 57.5 था अभी, एज कंपेयर टू जो पहले था 125। खैर मतलब तो इसका एक ही है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस कोविड पेंडेमिक के कारण पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ा। फिर यहाँ पे आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस है वो किन कमोडिटीज के लिए फेवरेबल है, जिसका जवाब होगा पहला ड्रग फॉर्मुलेशंस। ऑफ कोर्स कोविड पेंडेमिक है, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मेकिंग कंट्री। दूसरा मरीन प्रोडक्ट्स, और तीसरा गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स ज्वेलरी। ये आपको ध्यान रखना था। इसी के साथ ऐसी कमोडिटीज जहां पे इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो अनफेवरेबल रहा, मतलब कि यहाँ पे हमने बुरा परफॉर्म करा। तो पेट्रोलियम क्रूड, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी डिमांड गिरी थी तो हम कैसे अफेक्ट नहीं होते। दूसरा गोल्ड, तीसरा कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स। ये चीजें आपको कुछ याद रखनी थी। इसके बाद में बिल्कुल आपसे कंट्रीज पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया का सबसे फेवरेबल ट्रेड बैलेंस जो है, मतलब कि ये आप समझ सकते हो कि हम यूएस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, तो इंडिया का मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस यूएसए के साथ रहा, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड नेपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपसे ट्रेंड पूछा जा सकता है। यूएस, बांग्लादेश और नेपाल, ये आपको ऐसे ट्रेंड याद रखना है। हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट हमारा किसके साथ रहा अगर ये पूछा जाए तो अगेन द सेम कंट्री विथ विच वी आर वेजिंग वॉर, दैट इज चाइना। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट किसके साथ हाईएस्ट रहा, तीनों कंट्री याद होनी चाहिए, चाइना, उसके बाद इराक, और थर्ड वन इज द सऊदी अरेबिया। इसको आप बाय हार्ट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे अप्रैल दिसंबर 2020-21 की बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट्स कितने रहे, अगेन रिडंडेंट डाटा है, मगर यहाँ पे जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये हैं कि POL दैट इज पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट का जो एक्सपोर्ट है, जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का बहुत मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, विच इज़ नियरली अबाउट 10 to 15%, इसने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है हमारे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में। इस कारण से हमारा जो एक्सपोर्ट नीचे गिरा है उसमें सबसे मेजर पार्ट जो है वो इन 3 POL का रहता है। अगर अदर हैंड पे दैट इज नॉन POL एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से वो मेजर जिन्होंने एक्सपांशन किया है, मतलब कि इसका बिल्कुल विपरीत, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमने ये पहले ही देख लिया है कि नॉन POL एक्सपोर्ट जो हैं उन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा है टू द श्रिंकेज ऑफ एक्सपोर्ट्स, और इसी कारण से हम एक्सपोर्ट में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाए हैं। तो यहाँ पे जो नॉन POL के एक्सपोर्ट्स हमने किए वो मेजरली किसमें किए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ओर्स एंड मिनरल्स। इसी में हमें रिकॉर्डेड एक्सपांशन देखने को मिला। इसी तर्ज पे कुछ और भी की कमोडिटीज थी, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेक्सटाइल एंड लाइट प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन्होंने भी एक्सपोर्ट ग्रोथ को नीचे धकेला है। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको POL एक्सपोर्ट और नॉन POL एक्सपोर्ट और भी अच्छे से दिख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, जिसमें आप बहुत आसानी से देख पाओगे कि यहाँ पे जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है सबसे पहले तो ये गिर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियर। इसके बाद में POL एक्सपोर्ट जो है ये आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा गिरा है कंपेरेटिव टू, यहाँ पे देखो आप दिख रहा है, और नॉन POL एक्सपोर्ट को देखो कि ये भी गिरा है, मगर अगर इसके रिस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक जल्दी से रिन्यू हुआ है। फिर क्योंकि इस पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो अगर ड्रग फॉर्मेशन की हम बात करना चाहें तो इसमें पॉजिटिव ग्रोथ हमको देखने को मिली है, और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें
तो हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है, जहां पे 7.1% अप्रैल नवंबर 2020 में देखने को मिला और 5% अप्रैल नवंबर 2019 के मुकाबले। तो ये देख सकते हो आपकी ये मेजर कमोडिटी शोकेस कर रहा है। तो आफ्टर आयरन एंड स्टील, जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट या कमोडिटी रहता है हमारे एक्सपोर्ट्स का, तो सेकंड लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारा एक्सपोर्ट कमोडिटी बन गया था हमारे यहाँ का फार्मेसी या फिर ड्रग फॉर्मुलेशंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमको समझ में आया। अगर हम एक्सपोर्ट कमोडिटीज की बात करें अप्रैल नवंबर 2020 एंड अप्रैल नवंबर 2019, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट। उसके बाद में ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, और उसके बाद में पर्ल, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ये तीन चीजें भी अगर आपको याद रह गई तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर इसके बाद में सबसे बड़े मुद्दे पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया के पास पोटेंशियल है टू बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये पाएंगे जी हाँ, क्योंकि अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमसे पूछा जाए तो वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट है। क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है कि पहले की दो कंट्रीज कौन सी हैं, तो पहले चाइना और दूसरे नंबर पे इटली। इंडिया ने वर्ल्ड फार्मा एक्सपोर्ट्स में जो अपना एक्सपांशन है वो ऑलमोस्ट डबल किया है सिर्फ 10 सालों में। जो 2010 में 1.4% हुआ करता था वो 2019 तक आते आते 2.6% हो गया। आज अगर हम वर्ल्ड फार्मा एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम 11th पोजीशन है ओवरऑल शेयर में। और अगर ओवरऑल शेयर की बात करें, और मैं उम्मीद करता हूं यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, यहां पे हमने बात करी थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में, जहां पे हम चाइना और इटली के पीछे थे। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन इन टर्म्स ऑफ शेयर, मतलब यहां पे मॉनिटरी टर्म्स में चल रही है बात। क्लियर हो गई बात शेयर के टर्म्स में। तो यहां पे हम 11th पोजीशन में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूएसए जो है ये टॉप 3 पोजीशंस पे अकाउंट करते हैं। क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा जब हम लोग इनोवेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और इनोवेशन से आप इसको कनेक्ट करके जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी देश जब इनोवेशन करता है तो किस तरीके से उसको ऐसी चीजों में बेनिफिट हो जाता है। तो यहां पे एक टर्म यूज की गई है जो माइट बी पॉसिबल हमसे पूछ ली जाए, दैट इज रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज। अगर हम क्रॉस कंट्री पर्सपेक्टिव को लेके चलें और अपने आप को कंपेयर करें तो वी स्टैंड एट 12th स्पॉट। इन एडिशन अगर हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखा जाए तो इसमें हम बहुत हाई वैल्यू का ट्रेड स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी अटेन कर चुके हैं। इसी के साथ एक्सपेक्टेशंस तो ये बोलती हैं कि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है ये 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा बाय 2023। और इसमें इंडिया की जो भागीदारी होगी, जो कि अभी यूएस डॉलर 41 बिलियन यूएस डॉलर है, ये बढ़कर 65 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी बाय 2024। और 2030 तक तो ये 120 टू 130 बिलियन यूएस डॉलर का पोटेंशियल रखती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक हम रॉ मटेरियल का बेस भी है और स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल भी है। तो हम क्यों ना इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए जेनरिक मेडिसिन का। आज आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका में हर कंट्री को HIV एड्स के लिए लगभग जेनरिक ड्रग्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया ही एक लौती ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट US FDA के कंप्लायंस को फुलफिल कर पाती है। तो ये ड्रग्स के कुछ रेगुलेशंस बनाने वाली संस्था है जिसको हम लोग फॉलो कर पाते हैं। और क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के थ्रू हमने हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी, मैं उम्मीद करता हूं आपने वर्ड सुना होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट वर्ड है ये। इस वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू हमने बहुत सारी कंट्रीज को अभी तक इस वैक्सीन को प्रोवाइड किया है। दो वी हैव नॉट प्रोड्यूस इनफ टू प्रोवाइड इट टू एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, बट देन टू हमने इसको एक्सपोर्ट करना ठीक समझा। हमारा अगर इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये आज की तारीख में 11.1 बिलियन यूएस डॉलर पे, जो कि इंप्रेसिव ग्रोथ दिखा रहा है हमको 18% की, जो कि कभी हुआ करती थी 9.4 बिलियन यूएस डॉलर की एक साल पहले। तो यहां पे अगर हम फार्मास्यूटिकल में इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं तो हमारा जो टारगेट हमने सेट किया है इट इज नॉट वेरी फार। इसी के साथ यहां पे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यहां पे एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग हमको इस पेंडेमिक के दौरान देखने को मिली कि हमारी ओवर डिपेंडेंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओवर चाइना फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली आप समझ सकते हो एज अ रॉ मटेरियल और की स्टार्टिंग मटेरियल्स, अगेन रॉ मटेरियल।
जिस कारण से आपने सुना होगा कि इस कोविड पैंडेमिक में वॉर लाइक सिचुएशन में भी वी वर इंपोर्टिंग दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द चाइना, और यही डिसप्रपोर्शनेट डिपेंडेंस हमें एक्सपोर्ट में भी देखने को मिलती है। जैसे हमारा इंडियन फार्मा जो एक्सपोर्ट है वो मेजरली यूएस और जेनरिक ड्रग्स पे बेस्ड है। इस चीज़ से निपटने के लिए हमारी सरकार ने यहाँ पे भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने की कोशिश की है, जिससे हमारी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। फिर अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, जो कि हमसे प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो यूएस रिमेन टू बी एट द फर्स्ट पोजीशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ, और सेकंड पे चाइना और थर्ड पे यूएई। चलिए फिर बात करते हैं मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स के बारे में। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अभी एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की थी, तो अगर हम टोटल इंपोर्ट जानने की कोशिश करें अप्रैल दिसंबर 2020 में, तो इट अमाउंटेड फॉर 258.3 यूएस बिलियन डॉलर। कॉन्ट्रैक्शन कितना रहा, अगर सिर्फ इतना भी हमें पता है तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि यही मेजर न्यूज़ बनी है। क्योंकि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो डाउन चले गए थे बाय -30.2%, तो इसी कारण से इसमें हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। अगर टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हम देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे Q1 2020-21 में बाय -52.9%, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई हमारे लिए। और इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, इसको मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जनरली हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे ये हमको बेनिफिट ही देगा। इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन करके हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्रूड ऑयल को अगर समझना चाहें, हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और फर्दर हमारी रिफाइनरीज में उसको हम रिफाइन करके सेल आउट करते हैं, तो ये हमारा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस में इसका इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और इसका मतलब हम रेवेन्यू कम जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी के साथ अब यहाँ पे जो इस इंपोर्ट्स की रिकवरी देखने को मिली है हाल फिलहाल में, ये पॉजिटिव ग्रोथ के कारण हुई है, जो हमने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स चालू किए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे फर्टिलाइजर, वेजिटेबल ऑयल, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और इसके पेरिफेरल्स में जो कमोडिटीज आती हैं, इसने भी कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ नॉन पीओएल। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के थ्रू ये शोकेस करने की कोशिश की गई है, हालांकि अगेन हम इसको स्किप करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है वो है कि इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन करके यहाँ पे हमको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हमारा एक नेबर, एक बहुत ही छोटा नेबर, आज एक डोमिनेंट एक्सपोर्टर बन गया है, और इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो इट विल बी वेरी मैग्निफिसेंट, दैट इज 8.6% ड्यूरिंग 2011-19। अब यहाँ पे हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्या कर रहा है बांग्लादेश जो हमें इससे सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपको ग्राफ दिख रहा है। यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ कमोडिटीज लिखी हुई दिख रही होंगी, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, जैसे अपैरल्स अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। इसके बाद आपको अगर यहाँ पे फुटवेयर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको टेक्सटाइल फाइबर दिख रहा है, यहाँ पे आपको अगेन अपैरल्स दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि बांग्लादेश ने कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ कमोडिटीज अपने लिए फिक्स कर ली हैं, इन विच दे आर वेरी मच प्रोफिशिएंट टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। और इसी चीज पे फोकस करके, और अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी ये हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में आती हैं, और साथ ही साथ ये उन लोगों को एम्प्लॉय करती हैं जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड है। मतलब इंडिया के पास, जिसके पास इतनी बड़ी लेबर फोर्स अभी है, अगर हम भी अपने लिए ऐसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को चिन्हित कर लें और उस पर फोकस करके हम उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना दें, तो हमको ये समझ में आएगा कि हम हमारी लेबर को बहुत इफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर हम इन 5 चीजों को लें, राइट, सिर्फ इन 5 चीजों का जो एक्सपोर्ट में प्रपोर्शन है वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मतलब बांग्लादेश अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो उसमें 2015 में 90 रुपए का एक्सपोर्ट इन 5 कमोडिटी के थ्रू करता था, और वहीं 2019 में 92.5% इन 5 जो आपने अभी पैरामीटर्स देखे इसी के थ्रू एक्सपोर्ट हम वो लोग कर रहे हैं। इसका मतलब बांग्लादेश ने फोकस लिए सोचा होगा बैठ के, और प्लानिंग की होगी कि हम किन 5 चीजों पे फोकस करेंगे और इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। अब अगर इंडिया के केस की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है ये बहुत ब्रॉड बेस्ड होती है। मतलब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को
एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। और हमारे यहाँ पे अगर हम बांग्लादेश के कंपैरिजन में हमारी 5 टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटीज को देखें और उसका कंट्रीब्यूशन देखें हम हमारे टोटल एक्सपोर्ट में, तो वो सिर्फ 40% का है। मतलब कि आपको यहाँ पे ये कंपेयर करना है कि बांग्लादेश में जो कंपैरिजन 90% प्लस है वो हमारे यहाँ पे सिर्फ 40% है। इसका मतलब ये ब्रॉड बेस के कारण हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी तो ज़्यादा है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। हमारे यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, राइट। मगर हम उसमें मार्केट में लीडर के तौर पे नहीं बन पा रहे, जो कि हमको प्रयास करना चाहिए और बांग्लादेश से सीखना चाहिए। इसी तर्ज पे यहाँ पे हमको हमारी टॉप 5 कमोडिटीज़ दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का है, राइट। ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, व्हीकल्स अदर देन रेलवे एंड पार्ट्स देयर ऑफ, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स। और जैसा मैं आपको भी प्रपोर्शन बता रहा था इन टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ का, तो आप देख सकते हो 40.8, 42.2 और अभी भी 42.2, मतलब 40% के लगभग आप इसको समझ सकते हो। तो ये चीज़ हम बांग्लादेश से सीख सकते थे। तो अभी तक दोस्तों हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के विजिबल पार्ट डेट इज मर्चेंडाइज गुड को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखा। अब हम लोग नेट सर्विसेज रिसीप्ट्स की बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको एक जो चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले वो ये है कि जो सर्विस सेक्टर होता है जो कि ड्रिवन होता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, इसका प्रपोर्शन पूरे सर्विस सेक्टर में, मतलब सर्विस सेक्टर अगर 100 रुपये का है तो उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं वो 49% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है। इसी के साथ अगर हम इसका ट्रेंड की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो Q1 में ये भी नीचे गया था, जिसमें आप देख पा रहे हो सर्विसेज इंपोर्ट मतलब हमने कम करी और एक्सपोर्ट जो है वो अगेन हमारा ज़्यादा रहा, तो इसमें हमें अगेन पॉजिटिव साइन देखने को मिला। और नेट सर्विसेज जो है वो हमारी मतलब जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे 22, यहाँ पे 21.2 US बिलियन डॉलर ये रही, राइट। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें, जिसमें हम मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं या पैसा आता है थ्रू ट्रैवल, जो कि पूरी तरीके से रुक गया, राइट। और इसी कारण से अगर आप वापस से मैं इसको दिखाऊं, ये आपको ब्लू वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये देखो आपको यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा होगा, देख पा रहे हो आप Q1 और Q2 दोनों में, राइट। और ये यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रैवल पूरा बैन था लॉकडाउन के कारण, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। फिर उसी तरीके से आप ट्रांसपोर्ट भी देख सकते हो, है ना। ट्रांसपोर्ट हालांकि पॉजिटिव में, नेगेटिव तो नहीं रहेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर, बिजनेस, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन एंड अदर्स, इस तरीके से हम नेट सर्विसेज का एक्सपोर्ट मेजर करते हैं। हमें हर चीज़ तो जानना ज़रूरी नहीं है, जो ट्रेंड है बस वही पता करना है। फिर नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र रिसीप्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में हमको जानना पड़ेगा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। यहाँ पे रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट लिविंग अब्रॉड। इसका नंबर अगेन रिडंडेंट है, हमें नहीं जानना है। और इसी कारण से इंडिया इज़ द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द होल वर्ल्ड। और हमने कितना रेमिटेंस रिसीव किया इन 2019? 83.3 बिलियन US डॉलर। हालांकि अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चलें तो रेमिटेंस जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये कम होंगे 2020 में बाय अराउंड 7.2%। इसका मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। खैर, आगे अगर हम बात करें करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो जैसा मैं आपको बता रहा था इसके ट्रेंड हमको समझना पड़ेगा कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में चलता है इन जनरल, और अगर लास्ट डेकेड या लास्ट 10 साल की बात करें तो ये 2.2% ऑफ GDP के डेफिसिट हमारा चलता है। मगर हमने अभी अभी देखा कि हमने किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट हमारा कम कर लिया था ड्यू टू लो इंपोर्ट, एंड विथ कंपेरेटिव टू इंपोर्ट वी हैव एक्सपोर्टेड मोर, जिस कारण से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला। और इसी के साथ साथ जो नेट इनविजिबल रिसीप्ट्स थी, इसमें हमारी हल्की सी शार्प राइज हमें देखने को मिली, जो हमने सर्विसेज में देखा था, राइट। तो सर्विसेज हमारी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे 13 साल के बाद में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। तो ये आपको ट्रेंड बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जिसको कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो।
यहाँ पे अगर आपको करंट अकाउंट बैलेंस का कंपोजिशन देखना है, जिसको ओवरऑल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ ये Q1 में आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से पॉजिटिव में जा रहा है। तो यहाँ पे नेट ट्रांसफर्स, नेट सर्विसेज, नेट इनकम, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम हमारे करंट अकाउंट बैलेंस का कंपोजिशन बनाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जो अभी हमने बात करी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और दूसरा जो हमने अकाउंट डिस्कस किया था वो कौन सा था? कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब यहाँ पे हमने FDI, FII, ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इनके बारे में पढ़ा था, तो हम इन्हीं का अब ट्रेंड देखेंगे। यहाँ पे हमको ये जानना पड़ेगा कि किस तरीके से जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं वो बढ़े थे, और ये हो गए थे बढ़ के 31.4 US बिलियन डॉलर, जो कि इसके पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 28.7 बिलियन US डॉलर थे। इसमें अगर इंडिया के स्टेटस की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसने सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, और इसी में सबसे ज़्यादा इक्विटी का इन्फ्लो भी देखने को मिला है। अगर हम FDI इक्विटी इन्फ्लो की बात करें तो इसमें सिंगापुर सबसे टॉप पे रहा है जिसने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करा है। वहीं US जो है वो सेकंड पोजीशन पे जा चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमारे सामने आया। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि टॉप मोस्ट FDI इक्विटी इन्फ्लो किस कंट्री से आया, उसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर। सेकंड आपको सीरीज आ सकती है तो दूसरी कंट्री हो जाएगी US, राइट, क्योंकि US जो है वो पहले 4th स्पॉट पे हुआ करता था अगर इसके एक साल पहले की बात करें तो, मगर अब सेकंड पोजीशन पे। इसी चीज़ को आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, कि हमारा नेट FDI जो है वो Q1 में नीचे जाने के बाद किस तरीके से एकदम शार्प प्राइस 24.6 जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पे आके रुक चुका है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल डेट के बारे में। ये तो हम जानते हैं कि इंडिया की जो एक्सटर्नल डेट है ये हम पहले भी देख चुके हैं, वो 556 US बिलियन डॉलर के आसपास कुछ है, जिसमें 2 बिलियन US डॉलर का हमको डिक्रीज देखने को मिला है। अब यहाँ पे बेसिकली हमको जो चीज़ समझनी है वो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में, जो कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे एक्सटर्नल डेट का, क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज़ देख चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट की जो डेट है वो बहुत कम है, और इसका जो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेट का वो हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। ये क्या होता है? तो बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज अ टाइप ऑफ लोन। अब ये लोन कौन देता है? ये लोन दिया जाता है नॉन रेसिडेंट लेंडर के द्वारा, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति, या बात आप समझ गए, हो सकता है US का कोई व्यक्ति हो। और लेने वाला कौन होता है? लेने वाला होता है इंडियन बोरोवर, मतलब यहाँ का रेसिडेंट। क्लियर हो रही है आपको बात? अब यहाँ पे इस फैसिलिटी को कौन यूज करता है? और अच्छा, ये जो लेंडर इंडियन बोरोवर को पैसे दे रहा है ना, ये फॉरेन करेंसी में पैसे देता है, मतलब कि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है, मतलब कि फॉरेन करेंसी जैसे US में अगर लोन लिया है तो US में ही पे करना है, तो उसकी जो वोलेटिलिटी है वो अफेक्ट करेगी कंपनी को। अब यहाँ पे इस फैसिलिटी को कौन कौन यूज करता है? इसको इंडियन कॉर्पोरेशन जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये सब यूज करते हैं। गवर्नमेंट भी कर सकती है, राइट, कोई सिटीजन भी हो सकता है हमारी कंट्री का। तो इस डेट में वो सारा पैसा इंक्लूड होता है, जैसे प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स जो लें, फॉरेन गवर्नमेंट्स जो कर दें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे RBI क्या करती है दोस्तों? लगातार गाइडलाइंस इशू करती रहती है कि कौन बोरोवर एलिजिबल है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए, और इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड सरकार बढ़ाती है वैसे वैसे इनको थोड़ा सा ईज हो जाता है, क्योंकि उतना लंबे टाइम तक ये लोग रीपे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एवरेज मैच्योरिटी है ECB का वो 6 साल है, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बल्क ऑफ द ECBs वॉज इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल लोन्स एंड सिक्योरिटाइज्ड बोरोइंग, तो इसमें भी हमें डूबने का डर बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो एक सबसे मेजर कंपोनेंट है, और सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट की भी अगर हम बात करें, जो NRI डिपॉजिट है, ये भी हमारे यहाँ बढ़ा था, जो 5.1%, जो अब 137.3 US बिलियन डॉलर है। तो ये दो कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए थे। थर्ड लार्जेस्ट कंपोनेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ट्रेड क्रेडिट जो हमारे पास आता है, राइट, और आखिरी में आता है गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट डेट भी हमने बढ़ाया है 100 बिलियन US डॉलर से 103
0.6 बिलियन यूएस डॉलर। खैर, यहाँ पे अगेन ये ग्राफ के थ्रू आपको समझाया है, हम इसको स्किप करेंगे। ये जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये उतना ही काफ़ी है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किस तरीके से हमारे यहाँ पे हम ले रहे हैं। और अगर हम इसको हमारी मतलब एक्सटर्नल डेट को वर्ल्ड ओवर कंपेयर करने की कोशिश करें तो टोटल एक्सटर्नल डेट अगर वर्ल्ड की देखें तो वो है 89 यूएस ट्रिलियन डॉलर। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंडेटेड कंट्री है, मतलब इसने 23.9% पूरे वर्ल्ड का एक्सटर्नल डेट का स्टॉक यूएस के पास में ही है। तो सवाल यह है कि इंडिया कौन सी पोजीशन पे, तो हम 23rd पोजीशन में है ग्लोबली, जिनका टोटल स्टॉक 554 यूएस बिलियन डॉलर का है। तो आप देख सकते हो कि हमारा यूएस की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये ट्रिलियंस में बात चल रही है, हम तो बिलियन में पड़े हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो हमको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम थोड़ी सी यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हैं, या मैं यूँ कह दूँ कि हम एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। राइट, एक्सचेंज मार्केट के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि आरबीआई की जो पॉलिसी रही है रुपी का एक्सचेंज रेट मेंटेन करने में, वो हम लोग मार्केट फोर्सेस पे इसको पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। हमारी आरबीआई ज़्यादा मॉनिटर करती नहीं है, सिर्फ ऑर्डरली इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि मार्केट कंडीशंस हमारी एक्सचेंज रेट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना बना दें। मार्केट में इंटरवेंशन करती है आरबीआई, मगर कोई भी प्री डिटरमाइंड टारगेट लेवल को देख के नहीं करती है। जब उनको लगता है कि कोई बहुत अनप्रेसिडेंटेड एफपीआईज का आउटफ्लो हुआ है, जो अभी हुआ था, जैसे कि 15.9 यूएस बिलियन डॉलर मार्च 2020 में हमारे यहाँ आ गए थे, तो इतना ज़्यादा एक साथ क्यूमुलेटिव इन्फ्लो आ जाने के कारण हमारी करेंसी हम जानते हैं कि किस तरीके से एप्रिशिएट हुई। तो यहाँ पे हमको इसके लिए कुछ मेजर्स लेना पड़े। तो इस हाई वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल टूल्स का यूज़ किया था, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये लोग मेंटेन रख पाएँ। अब ये हुआ क्यों था, अगर आपका सवाल ये है, तो जैसा कि आप जानते हो कि बाहर की सेंट्रल बैंक्स ने, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, यूएस, यूके, इन लोगों ने बहुत लार्ज स्टिमुलस दिए थे। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, ये एक एक्सपांशनरी पॉलिसी आप समझ सकते हो। ये ऐसी एक्सपांशनरी पॉलिसी होती है जिसमें पैसा लिक्विडिटी बढ़ाती है मार्केट में वहाँ की सेंट्रल बैंक्स। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज में यही हुआ। तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आया, लोगों के पास पैसा आया तो यहाँ पे कैपिटल फ्लो होना चालू हुआ इमर्जिंग मार्केट में, क्योंकि इंडिया की जो सिचुएशन है वो बाहर के देशों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो हमने पढ़ा था हमारे फंडामेंटल्स में कि इंडिया के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जिस कारण से हमारी असेट की प्राइस इन्फ्लेट हुई, और साथ ही साथ जो हमारी लोकल करेंसी है वो स्ट्रांग हुई। तो इसी कारण से जुडिशियस इंटरवेंशन हमारी आरबीआई को करना पड़ा। फिर यहाँ पे हमको बात करना पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। इसके बिना तो हम चैप्टर को एंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई 586 यूएस बिलियन डॉलर को हम लोगों ने क्रॉस कर दिया था। इंडिया के पास वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो आपका सवाल होगा सबसे हाईएस्ट किसके पास है, पहला चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया। अब हम लोग यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कंपोनेंट्स को देखे बिना भी इसको नहीं छोड़ सकते, मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सबसे बड़ा कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हमारे पास होता है फॉरेन करेंसी के असेट्स, बेसिकली फॉरेन करेंसी असेट्स, एफसीए। राइट, फॉरेन करेंसी असेट्स किस तरह के असेट्स होते हैं, डेट आर वैल्यूड बेस्ड ऑन अ करेंसी अदर देन द कंट्रीज ओन करेंसी। बाहर की मतलब जो भी करेंसी हमारे पास है, बेसिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है डॉलर की टर्म्स में। अब यहाँ पे जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, जैसे यूरो, पाउंड, येन आपके पास अगर कुछ पड़ा हुआ है तो ये उसको अफेक्ट करता है। राइट, इसके बाद में गोल्ड, ये तो हम जानते ही हैं। उसके बाद में जैसा आप देख पा रहे हो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन बोला जाता है इसको, रिजर्व बेसिकली ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हर मेंबर कंट्री को रिक्वायर्ड कोटा लेने के लिए कुछ करेंसी देनी पड़ती है। दैट द पोर्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू आईएमएफ। राइट, अब इस पैसे को अपने खुद के पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली एक इमरजेंसी अकाउंट समझ सकते हो आप, जो आईएमएफ मेंबर का होता है, जिसको वो एक्सेस कर सकता है जब भी वो चाहे। इसके बाद अगला होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये बेसिकली हर मेंबर कंट्री का कुछ ड्राइंग राइट होता है आईएमएफ के पास,
जिसको मेजर करेंसीज के एक वेटेड बास्केट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। और वो मेजर करेंसीज कौन सी हैं? जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, चाइना का युआन हो गया और ब्रिटिश का पाउंड, राइट। और फिर आखिरी में इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है कि हम कितने महीने का उस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका जवाब है अभी हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम 18 महीने का इंपोर्ट उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कर सकते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पे यूएस बिलियन डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ट्रेंड देखना है तो आप देख सकते हो कि लगातार Q4 2019-20 से लगातार ये बढ़ रहा है। और इनफैक्ट अगर आप 2018-19 से ही बात करो तो ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड में है। ये ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है। और आखिरी में इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हुए हम आखिरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में किस तरीके से कंटिन्यूएशन करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई है, जैसे ट्रेड फैसिलिटेट करने में। इसका एम क्या होता है? ट्रेड बैरियर्स को कम करना। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट नेगोशिएट किया गया था WTO में। बेसिकली यहाँ पे एक कहानी भी हमको पता होनी चाहिए कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के बदले में हमको मिला था पीस क्लॉज। इस पीस क्लॉज के थ्रू हम लोग हमारे फार्मर्स को सब्सिडी दे पाएंगे, क्योंकि हमने उनको बोला था कि हमको हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो हमारे लोगों को प्रोवाइड करनी, हमारे वाले लोगों के पास में नहीं है। तो यहाँ पे इसी के चलते ट्रेड बैरियर्स को डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला था कि आपको कम करना पड़ेगा। तो उसी तर्ज पे हमने नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया इन अगस्त 2016, जिसको चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। इसी के बाद यहाँ पे नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान हम लेके आते हैं फॉर 2017-20, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज हमने मेंशन की थी जिसको हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने में जो ड्यूटीज और टैक्सेस का रिमिशन करते थे, उसके लिए हम एक और नई पॉलिसी लेके आते हैं बाय द नेम रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। पहले अगर आपको पता हो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स चलती थी, जैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब ये बेसिकली क्या थी, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ पे दो तरीके की स्कीम थी। एक थी MEIS, जैसा अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए थी। वैसे ही एक थी SEIS जो सर्विस एक्सपोर्ट के लिए थी, राइट। अब इसमें होता यह था कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, जो एक्सपोर्टर्स हुआ करते थे उनको कुछ स्क्रिप्ट्स दे देती थी। अब इसका क्या मतलब होता है, आप ऐसा समझ सकते हो, कूपन होता है, उस कूपन को वो जो एक्सपोर्टर है वो कहीं पे भी यूज कर सकता है। जैसे मान लो एक एक्सपोर्टर ने 100 रुपए का एक्सपोर्ट करा, तो गवर्नमेंट बोलती थी कि ये लो आप 5 रुपए का कूपन। अब इस 5 रुपए के कूपन को 5 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए का कूपन दिया। उसको ये बोला कि अब आप जब टैक्स भरने जाओगे, जैसे आपका इनकम टैक्स भरना है, आपका इनकम टैक्स हो रहा है 50 रुपए का, तो आप 45 रुपीज ही भर देना। क्यों? क्योंकि 5 रुपए का आप कूपन लगा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारे इस स्कीम के थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने स्क्रिप्ट बांटना चालू करी। अब हुआ ये कि यूएस ने हमको चैलेंज कर दिया WTO में, जैसा कि हर बार कर देता है, और हम इस केस को हार भी गए, राइट, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड सब्सिडी के अंदर आ रहा था। तो इसको हमको हटाना पड़ा, और इसको हटा के हमने रोल डाउन करके ये RODTAP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसको हम लेके आए। अब इस स्कीम के थ्रू हम दोस्तों करना क्या चाह रहे हैं कि जैसे होता क्या है, हमारे यहाँ बहुत से ड्यूटीज और टैक्सेस भरना पड़ते हैं सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल के इंडस्ट्रीज को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी हो गई, वैट हो गया, फ्यूल पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जिसका उनको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो अब एग्जेम्पशन नहीं मिलता है तो होता क्या है, अगर मान लो प्रोडक्ट बना 10 रुपए का, ये सारी चीजें अगर मिला दी तो +5 और कर दो तो बन गया 15 रुपए का। तो ये इनकम्पिटिटिव हो जाता है मार्केट में। तो इस चीज को वापस पे करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई। इसके बाद एक और बहुत प्रोमिनेंट स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। नाम से समझ में आ रहा है कि जितना प्रोडक्शन करोगे उससे हमने इंसेंटिव को लिंक कर दिया, उतने प्रपोर्शन में आपको इंसेंटिव्स मिलते जाएंगे। तो यहां पे इंसेंटिव देना शुरू किया कंपनीज को ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स, जो भी डोमेस्टिक यूनिट यहां पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी।
फिर इसी के चलते कुछ प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स भी हमारी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, जैसा गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करना, राइट। उसके बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में फेसलेस असेसमेंट को लेके आना, जो अभी हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो हम टोल नाके पे रुकना पड़ता था, वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग यूज़ करना सारे एग्जिम कंटेनर्स पे, जिसको ट्रैक एंड ट्रेस किया जा सके, राइट। मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम फास्टैग के थ्रू। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स भी हम लेके आए, जैसे भारतमाला परियोजना। भारतमाला में एक न्यू अम्ब्रेला स्कीम है, ये हाईवेज बनाने के लिए। दोनों में कंफ्यूजन रहता है, सागरमाला और भारतमाला। भारतमाला इज फॉर हाईवेज, सागरमाला इज फॉर पोर्ट डेवलपमेंट। तो भारतमाला परियोजना के तहत हम 80,000 किलोमीटर की रोड्स, हाईवेज, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज और ब्रिजेस बनाएंगे विथ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 107 बिलियन US डॉलर। वहीं सागरमाला में हमने 508 प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करे हैं, आइडेंटिफाई करे हैं, और 111 वाटरवेज हमने डिक्लेयर करे हैं एज नेशनल वाटरवेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको प्रोमिनेंट 6 नेशनल वाटरवे के बारे में जानना, जिसके ऊपर फर्स्ट नेशनल वाटरवे जैसे इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन में जैसे इलाहाबाद से हल्दिया, इस तरीके से सबसे लंबा भी है। ये चीज़ आपको कुछ पता होनी चाहिए, तो आप 6 नेशनल वाटरवे पढ़ लेंगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसी के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क हमारी सरकार बनाना चाह रही है, ताकि फ्राइट मूवमेंट जो है वो बहुत इजीली हो पाए। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है सप्लाई चेन में एनहेंसमेंट मिलेगा। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, और इसी से मिलती जुलती या बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे पढ़ पा रहे हो जो हमारी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज इट इन दिस चैप्टर। होप यू लाइक दिस। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस। ऑल्सो if you want to download the PDF of this chapter, you can visit to our Telegram channel and download it from there. Thank you.